नमस्कार दोस्तों, अपने हिस्ट्री लेक्चर की सीरीज़ में हम राजपूत काल के बारे में डिस्कशन करेंगे। राजपूत काल जो है, उसका आरंभ जो है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे क्योंकि अपना जो हिस्ट्री का चैनल है और मेरा कोचिंग सेंटर जो चलता है, राजस्थान कोचिंग सेंटर, उसके थ्रू मैं ये वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ। तो देखते हैं राजपूत काल के बारे में। राजपूत काल पूर्व मध्यकाल भी बोलते हैं इसको। 750 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक इसका काल माना जाता है। 1200 तक इसलिए क्योंकि 1191 और 92 के जो तराइन के युद्ध थे, उसमें पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद राजपूतों का गौरव थोड़ा कम हुआ था, उससे पहले काफ़ी चरम पे था। त्रिपक्षीय संघर्ष देखते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था जो पाल वंश है और गुर्जर प्रतिहार है और राष्ट्रकूट है। तो देखते हैं इसको। 600 ईस्वी ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के लगभग 1000 वर्षों तक भारतीय राजनीति का केंद्र मगध और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। यानी 600 ईसा पूर्व से लेके और 600 ईस्वी तक हम कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र जो थी वही एक तरीके से कैपिटल थी, या कुछ मान लीजिए कि मगध ही पूरा एक तरीके से फोकस था इतिहास का। लेकिन उसके बाद 600 ईस्वी के बाद पाटलिपुत्र का स्थान कन्नौज ने ले लिया। मतलब कन्नौज नाम की जो जगह है उत्तर प्रदेश में, उसने ले लिया। दोआब का क्षेत्र है। कन्नौज की महत्ता हर्ष ने बढ़ाई और कन्नौज को अब महोदय श्री कहा जाने लगा। मतलब ये हर्ष जो है, इसने थानेश्वर से अपनी कैपिटल भी शिफ्ट की थी कन्नौज, तो इसी ने उसकी महत्ता बढ़ाई थी। हर्ष की मृत्यु के बाद 150 वर्षों तक कन्नौज पर कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं हुआ। उसकी मृत्यु के बाद कन्नौज पे इतना कोई बड़ा शासक हुए नहीं। उसके बाद है बंगाल, बिहार और पाल वंश, मालवा, राजस्थान तथा गुजरात के गुर्जर प्रतिहार और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश का आधिपत्य था। धीरे धीरे देखो इस पे बहुत राजवंश का था, जैसे बिहार है, बंगाल है, उसका पाल वंश था, मालवा का, गुजरात के प्रतिहार, दक्षिण के राष्ट्रकूट, सबका आधिपत्य रहा हुआ है इस पे। इन तीनों राजवंशों की नज़र इस पर थी, फलस्वरूप त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। तीनों की नज़र थी, पाल वंश की नज़र थी और गुर्जर प्रतिहार वंश की नज़र थी और दक्षिण के राष्ट्रकूट वंश की नज़र थी। तो तीनों की नज़र थी, तो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ ये कन्नौज को लेके। त्रिपक्षीय संघर्ष का मूल कारण कन्नौज की राजनीतिक महत्ता और उपजाऊ क्षेत्र में व्यापार मार्गों पर स्थित होना था। अब देखते हैं पाल वाला। पाल वंश देखते हैं। पाल वंश का उदय बंगाल में हुआ, बिल्कुल ठीक है। बंगाल का ये पूरा था वंश। और उसके बाद में पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, बिल्कुल ठीक है, ये गोपाल पाल वंश के शासक थे। और गोपाल के बाद इसका पुत्र धर्मपाल शासक हुआ और इस वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था धर्मपाल, ठीक है। गोपाल का पुत्र धर्मपाल। इसने महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक की उपाधि धारण की। इससे पता चलता है कि यह एक महान शासक था। धर्मपाल के समय से ही त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। धर्मपाल के समय ही त्रिपक्षीय संघर्ष, तो इसने कहीं ना कहीं कन्नौज को जीतने का ट्राई किया था। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने विक्रमशिला बौद्ध विहार और सोमपुर बौद्ध विहार की स्थापना की। तो विक्रमशिला बौद्ध विहार की स्थापना धर्मपाल ने की और सोमपुर बौद्ध विहार की भी स्थापना धर्मपाल ने की। तो ये भी एक फैक्ट है बहुत अच्छा पाल वंश के बारे में, धर्मपाल के बारे में। इसने गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पराजित किया। जो मिहिर भोज एक तरफ से अपने चरम पे थे, तो धर्मपाल ने इसको पराजित किया था। इसके समय जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बलपुत्र देव ने अपना एक दूत मंडल इसके दरबार में भेजा। दूत मंडल भेजने का उद्देश्य नालंदा में जावा विद्यार्थियों के लिए विशेष विद्यालय की स्थापना एवं खर्च हेतु मगध के 5 गांवों का अनुदान देना था। नारायणपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन अनेक शिव मंदिरों का उसने निर्माण कराया था। उस समय ऐसा कट्टरवाद नहीं था कि भाई वो बौद्ध धर्म का अगर नारायणपाल है अगर अनुयायी, तो वो बाकी धर्मों को परेशान करेगा, ऐसा कुछ नहीं था उस समय सोच। संध्याकर नंदी रामपाल के दरबार में रहते थे। इन्होंने रामचरित नामक ग्रंथ की रचना की। तो संध्याकर नंदी जो भी थे, बहुत अच्छे लेखक थे। ये रामपाल के दरबार में रहा करते थे और इन्होंने रामचरित नामक ग्रंथ, संस्कृत भाषा के ग्रंथ की रचना की थी। जीमूत वाहन नामक विद्वान हुए, जिन्होंने दाय भाग नामक कानूनी ग्रंथ की रचना की। देखो दाय भाग नामक कानूनी ग्रंथ भी था, उसकी भी रचना की। ये उस समय के साहित्यकार थे, बहुत बड़े बड़े। इस काल में शिक्षा की उन्नति हुई और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो बनाया था, ये धर्मपाल जी ने बनाया था, जो वहाँ के शासक थे पाल। इसने अतिश दीपांकर श्री ज्ञान जैसे महान विद्वान थे, वो जो वहाँ पढ़ते थे। और सभी पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और अंतिम रूप से बौद्ध धर्म ने ही यहाँ संरक्षण प्राप्त किया। उसके बाद आगे देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार के बारे में। तो गुर्जर प्रतिहार वंश क्या है? गुर्जर प्रतिहारों की अनेक शाखाओं में उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार प्रसिद्ध हुए। उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 730 ईस्वी में नागभट्ट प्रथम ने की थी। नागभट्ट प्रथम इसका पहला प्रतापी शासक भी था। नागभट्ट प्रथम का राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग से युद्ध हुआ और नागभट्ट प्रथम पराजित हुआ। दंतिदुर्ग ने इनको पराजित कर दिया था। उसके बाद में वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण किया और इंदिरा युद्ध को पराजित किया। वत्सराज के बाद इसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय शासक हुआ। इसने भी कन्नौज पर आक्रमण किया और चक्रा युद्ध को पराजित किया और आगे बढ़कर धर्मपाल को भी पराजित किया। तो धर्मपाल को पराजित किया, चक्रा युद्ध को पराजित किया। तो नागभट्ट द्वितीय बहुत बड़ा शासक था। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश की, कन्नौज पर आक्रमण किया, उसे पहले जीत लिया। नागभट्ट द्वितीय ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। और उसके बाद देखते हैं इसका पौत्र मिहिर भोज महत्वपूर्ण शासक हुआ। यह कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक हुआ। मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है कि इसने वराह की उपाधि धारण की और स्वयं को विष्णु का अवतार घोषित किया। मिहिर भोज ने अपने आप को विष्णु का अवतार घोषित किया। मिहिर भोज का राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें मिहिर भोज पराजित हुआ और वापस कन्नौज आ गया। तो मीर भोज पराजित हुआ था, बिल्कुल सही है ये बात, अभी अपन ने पहले भी पढ़ी थी। इसके समय में अरबी यात्री सुलेमान भारत आया। सुलेमान के अनुसार भारतीय शासकों में मिहिर भोज के पास सबसे बड़ी सेना थी। सुलेमान ने इसे इस्लाम का शत्रु बताया। तो जो मीर भोज था, सुलेमान ने इसको इस्लाम का शत्रु भी बताया था, अरबी यात्री था। इसके दरबार में राजशेखर रहते थे, राजकवि और राजगुरु दोनों थे वो। उसके बाद में आगे भी इनके बारे में है
राजशेखर ने कपूर मंजरी नामक नाटक की रचना की थी। प्राकृत भाषा में काव्य मीमांसा नामक काव्य साहित्य की भी रचना राजशेखर ने की थी, काफ़ी फ़ेमस है। महीपाल के समय बगदाद निवासी अल मसूदी जो कि 916 ईस्वी में भारत आया, गुर्जर प्रतिहारों के समय 1019 में महमूद गज़नवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया और इस समय यहाँ का शासक राज्यपाल था। यह बिना युद्ध किए कन्नौज छोड़कर भाग गया, ये बहुत ही बुरी बात थी इसकी गुर्जर प्रतिहारों में। उसके बाद राष्ट्रकूट वंश देखते हैं, लास्ट वंश है इसका। राष्ट्रकूट उस भौगोलिक इकाई के शासक थे जिसे राष्ट्र कहा जाता था, अतः राष्ट्रकूट कहलाए। वो राष्ट्रकूट इसलिए क्योंकि उस इलाके को ही राष्ट्र कहा जाता था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग माना जाता है और इसकी राजधानी मान्यखेत थी जो कि महाराष्ट्र में थी। इसे महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। कृष्णपद प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया जो एक तरीके का वंडर है और पूरी दुनिया के मेरे हिसाब से इससे बड़ा वंडर कोई भी नहीं है। कृष्ण प्रथम के बाद ध्रुव शासक हुआ और ये पहला राष्ट्रकूट शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। ध्रुव ने, याद रखना अपने को। गोविंद तृतीय ने दक्षिण के अनेक शासकों को पराजित कर इसे कीर्ति नारायण की उपाधि प्रदान की। गोविंद तृतीय के बाद अमोघ वर्ष प्रथम शासक हुआ और ये अपने पिता की भांति महान शासक हुआ। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है अमोघ वर्ष प्रथम ने नरतुंग की उपाधि धारण की और इसके बाद शासक नारायण पाल को पराजित किया। यह पहले देवी का पूजक था और बाद में जैन धर्म का अनुयायी बना। अंतिम समय में जैन सन्यासी हो गया और गुरु आचार्य जीनसेन थे इसके गुरु जो थे वो। तो इसके बाद भी संघर्ष हुआ साम्राज्य के लिए, आगे भी संघर्ष गुजर इनके पतन के बाद, तो वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था और साथ ही साथ ये जो 3 वंश थे, राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश और प्रतिहार वंश, तो इनके बारे में भी काफ़ी जानकारी मिली होगी और मेरा लेक्चर आपको समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और इसी के साथ धन्यवाद।